हेलो एवरीबॉडी, आई होप आप सब हेल्दी होंगे। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन टू क्लास 12 हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। आपको किसी भी क्लास किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो। आपको हर क्लास हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे, साथ में मिलेंगे ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इतना ही नहीं, आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो है हमारी क्लास 11th बायोलॉजी, यूनिट नंबर 1 दैट इज डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। और इस यूनिट में हम कवर कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 दैट इज एनिमल किंगडम। और इस चैप्टर के अंदर भी इस वीडियो में हम कवर करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना। चलिए, तो कौन से हैं इस चैप्टर से सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन? तो सबसे पहले हैं आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, इन विच फाइलम डू द एडल्ट्स एग्जिबिट रेडियल सिमेट्री एंड लार्वा एग्जिबिट बायलेटरल सिमेट्री? तो चलिए बताइए, मैंने आपको कितने फाइलम पढ़ाए हैं, जल्दी बताइए। सबसे पहला फाइलम पॉरीफेरा, सेकेंड है आपका सिलेंट्रेटा, थर्ड वन टीनोफोरा, फोर्थ है प्लेटीहेल्मिन्थ्स, फिफ्थ है आपका एस्केल्मिन्थ, सिक्स्थ है एनिलिडा, सेवेंथ है ऑर्थ्रोपोडा, एट्थ है मॉलस्का, नाइन्थ है एकाइनोडर्मेटा, 10th है हेमिकॉर्डेटा, एंड 11th है कॉर्डेटा। तो आपके एनसीईआरटी में 11 फाइलम दिए हैं। ये 11 फाइलम जो है मेजर फाइलम है। क्या है? मेजर फाइलम। क्लियर है? तो देखिए, इसमें तो एसिमेट्री पाई जाती है, इस फाइलम में तो एसिमेट्री पाई जाती है, कोई सिमेट्री पा ही नहीं जाती। तो ये क्या हो गया? एसिमेट्रिकल। क्या हो गया? एसिमेट्रिकल। इसके बाद सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा जो है उसमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, राइट। अब बात करते हैं प्लेटीहेल्मिन्थ से लेकर कहां तक? कॉर्डेटा तक। तो यहां पर प्रेजेंट होती है एडवांस सिमेट्री दैट इज बायलेटरल सिमेट्री। बट क्या मैंने आपको एक्सेप्शन भी लिखवाया था कि मोलस्का जो है, मोलस्का के पाइला में, मोलस्का के पाइला में एसिमेट्री पाई जाती है, लिखवाया था। और साथ में मैंने एक चीज और लिखवाई थी कि एकाइनोडर्मेटा के एडल्ट में, एडल्ट फॉर्म में क्या पाया जाता है, जल्दी बताइए? रेडियल सिमेट्री। और इसके लार्वा में पाई जाती है बायलेटरल सिमेट्री। लार्वा में क्या होती है? बायलेटरल सिमेट्री। और इसके एडल्ट में कौन सी सिमेट्री होती है? रेडियल सिमेट्री, राइट। और मैंने आपसे यहां पर एक पॉइंट और बोला था कि एकाइनोडर्मेटा के लार्वा जो होता है वो मोर इवॉल्व होता है इसके एडल्ट वन से, राइट। किस बेसिस पे बोला था मैंने? वो सिमेट्री के बेसिस पर, क्योंकि इसके लार्वा में एडवांस सिमेट्री पाई जा रही है और इसके एडल्ट में प्रिमिटिव टाइप ऑफ सिमेट्री पाई जा रही है। तो आपसे यही पूछा गया है कि ऐसा कौन सा फाइलम है जिसके एडल्ट में रेडियल सिमेट्री है और उसके लार्वा में बायलेटरल सिमेट्री है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, जल्दी बता दीजिए। अब तो कमेंट कर दीजिए, अब तो मैंने आपको खिचड़ी पकाकर ही दे दी है, अब तो सिर्फ खाना ही है, जल्दी बताइए। तो क्या होगा यहाँ पर?
एकाइनोडर्मेटा। क्या होगा? एकाइनोडर्मेटा। एकाइनोडर्मेटा के लार्वा में बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है और उसके एडल्ट में रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, राइट। चलिए तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या है? एकाइनोडर्मेटा। क्या है? एकाइनोडर्मेटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ आर न्यूमेटिक बोन्स आर एंड एयर सेक्स इंपॉर्टेंट इन एप्स? एप्स का मतलब क्या होता है? जल्दी बताइए, क्या होता है एप्स का मतलब? क्या आप जानते हो? क्या जानते हो पक्षी को? क्या जानते हो परिंदे को? है ना। तो एप्स जो है वो क्या होते हैं? वर्ड्स, ठीक है। अब बर्ड्स की हम बात करें तो बर्ड में क्या पाई जाती है? न्यूमेटिक बोन। क्या पाई जाती है? न्यूमेटिक बोन एंड एयर सैक। अब न्यूमेटिक से आप क्या समझ रहे हैं? न्यूमेटिक बोन जो होती है एक लंबी बोन होती है और अंदर से होलो होती है। कैसी होती है? खोखली होती है और एयर सैक प्रेजेंट होते हैं इसमें। तो ये खोखली जो लंबी बोन होती है बर्ड्स को क्या बनाती है? लाइट वेट बनाती है, ठीक है। बर्ड का जो वेट है वो अगर कम होगा तो वो क्या कर पाएंगी? फ्लाइट कर पाएंगी, फ्लाई कर पाएंगी, राइट। तो न्यूमेटिक बोन क्या होती है और इसका काम क्या है, फंक्शन क्या है, समझ में आ गया। चलिए देख लेते हैं। तो क्या बोल रहे हैं? न्यूमेटिक बोन्स आर होलो फिल्ड विथ एयर। क्या मैंने यही बोला था? विच हेल्प देम इन फ्लाइंग। क्या यही पॉइंट बोला था कि न्यूमेटिक बोन होलो बोन होती है और इसमें एयर भरी होती है एंड ये हेल्प करती है किसको? वर्ड को फ्लाई करने में, फ्लाइंग में। एयर सैक आर द एयर रिजर्वायर। एयर सैक क्या होते हैं? एयर रिजर्वायर। एयर रिजर्वायर का मतलब क्या होता है? यहाँ पर एयर फिल होती है, यहाँ पर एयर स्टोर होती है। दे ऑल्सो रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर एंड एक्ट एज कूलिंग डिवाइसेस, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एयर सैक का फंक्शन क्या है, तो ये बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करके भी रखते हैं। क्या मैंने आपको बताया था कि आपके जो बर्ड्स एंड मैमल्स होते हैं वो होम्योथम्स होते हैं। क्या होते हैं? होम्योथम्स मतलब वार्म ब्लडेड होते हैं। अब वार्म ब्लडेड होते हैं मतलब ये अपनी बॉडी, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं। तो उस इंटरनल बॉडी टेम्परेचर के लिए बर्ड्स में कौन रिस्पॉन्सिबल है? एयर सैक्स। कौन है? एयर सैक्स बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर रहे हैं और साथ में कूलिंग डिवाइस भी है। मतलब ये क्या कर रहे हैं? बर्ड की बॉडी को कूल करने में भी हेल्प कर रहे हैं, राइट। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो हम आगे बढ़े। ओके, चलिए तो देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3, मेंशन द रोल ऑफ रेड्यूला इन मोलस्का। तो मोलस्का में रेड्यूला का क्या रोल है? जल्दी बताइए, क्या पता है आपको रेड्यूला क्या होता है? मैंने बताया था क्या होता? फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? रेड्यूला बोलते हैं। और ये किस में हेल्प करता है? जल्दी बताइए। फीडिंग में हेल्प करता था। क्या बताया था मैंने? तो रेड्यूला जो है मोलस्का में किस में हेल्प करता है? स्क्रैपिंग, स्क्रैचिंग में। स्क्रैपिंग और जो स्क्रैचिंग होती है वो क्या होता है? खुरोदने में, राइट। चलिए तो देखते हैं। द रेड्यूला हेल्प इन स्क्रैपिंग एंड स्क्रैचिंग द फूड एंड क्रिएट डिप्रेशन। तो जो फूड है उसको किस में? छीलने में, खरोचने में हेल्प करता है एंड क्रिएट डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब क्या होता है? होल इन द रॉक, ठीक है। कहाँ? रॉक में। मॉलस्का यूज रॉक एज देयर हैबिटेट, ठीक है। तो जो मॉलस्का के लिए रॉक जो होती है वो उसका क्या होता है? हैबिटेट होता है, मतलब उसका बसेरा होता है, उसका आवास होता है, उसका घर होता है, राइट। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, क्या स्क्रीनशॉट ले लिया? आगे बढ़े तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एंड क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेटाजेनेसिस, गिव एन एग्जाम्पल। मेटाजेनेसिस का मतलब क्या होता है और मैंने ये कहाँ पढ़ाया था? किस फाइलम में मैंने मेटाजेनेसिस पढ़ाया था? जल्दी बता दीजिए। उसका एग्जाम्पल के साथ मैंने पढ़ाया था मेटाजेनेसिस। क्या याद है आपको? जल्दी बताइए, कमेंट करिए कि आपको याद है मेटाजेनेसिस हमने कहाँ पढ़ा था। ओके, चलिए तो देखते हैं। मेटाजेनेसिस हमने टीनोफोरा में पढ़ा था। पक्का टीनोफोरा में पढ़ा था? क्या सिलेंट्रेटा में पढ़ा था? जल्दी बताइए, टीनोफोरा में पढ़ा था या सिलेंट्रेटा में पढ़ा था? तो ये तो हमने पढ़ा था कहाँ पर? सिलेंट्रेटा में। कहाँ पर पढ़ा था? सिलेंट्रेटा में। कोई प्लेटीहेल्मिन्थ तो नहीं बोल रहा? किसी का आंसर प्लेटीहेल्मिन्थ तो नहीं है? या किसी का आंसर
एस्केल्विन तो नहीं है, सबने क्या लिखा है जल्दी बताइए, क्या कमेंट करा है, सिलेंट्रेटा। तो हमने वहां देखा था मेटाजेनेसिस, क्या देखा था मेटाजेनेसिस में कि जो आपके सिलेंट्रेटा होते हैं या निडेरियंस होते हैं उसके 2 बॉडी फॉर्म्स होते हैं। कितने बॉडी फॉर्म होते हैं? 2 बॉडी फॉर्म होते हैं। एक होता है जल्दी बताइए कौन सा, पॉलिप, और दूसरा मेड्यूला। क्या यही पढ़ा था हमने, पॉलिप एंड मेड्यूला? पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? तो हमने देखा था कि पॉलिप जो है वो मेड्यूला में क्या होता है, चेंज होता है, एंड मेड्यूला पॉलिप में चेंज होता है। ये इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, इसे हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोलते हैं। पॉलिप मेड्यूसा को बनाता है, मेड्यूसा पॉलिप को बनाता है। क्या क्लियर है? पॉलिप मेड्यूसा को बनाता है, मेड्यूसा पॉलिप को बनाता है। इसे हम क्या बोलते हैं? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब ये हो कैसे रहा है? पॉलिप जो होता है वो कैसा होता है जल्दी बताइए। पॉलिप होता है नॉन मोटाइल। कैसा होता है? नॉन मोटाइल, या सेसाइल बोल दूं? सेसाइल या नॉन मोटाइल का मतलब एक ही होता है, तो ये क्या होता है? सेसाइल। और मेड्यूसा कैसा होता है जल्दी बताइए? ये होता है मोटाइल। तो मैंने याद रखने का तरीका भी बताया था कि पी से पॉलिप, पी से पिलर, पिलर मतलब खंबा, पी से पॉलिप, पी से पिलर। क्या पिलर चल सकता है? क्या जो पिलर है अपनी जगह से मूव करता है? अगर ऐसे करने लगेगा ना तो आपको लगेगा पता नहीं भूत आ गया यहाँ पर, तो ऐसा तो नहीं होता ना। तो पॉलिप या पिलर जो है वो कैसा होता है? नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल का मतलब सेसाइल। तो सिलेंट्रेटा का पॉलिप फॉर्म जो होता है वो नॉन मोटाइल होता है, मतलब सेसाइल होता है। और एम से मेड्यूसा, एम से मोटाइल, एम से मेड्यूसा, एम से मोटाइल। तो मेड्यूसा जो है वो कैसा होता है? मोटाइल होता है, राइट। अब देखिए होता क्या है, पॉलिप जो है अपनी जगह से मूव नहीं कर सकता है ना, वो एक ही जगह पर है। तो क्या वो मैटिंग के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कहीं दूसरी जगह पे जा पाएगा? क्या वो अपने पार्टनर के पास जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। सिर्फ समझने के लिए बोल रही हूँ मैं, है ना, सिर्फ समझने के लिए। तो वो मैटिंग के लिए पार्टनर के पास नहीं जा पाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वो अपने पार्टनर के पास नहीं जा पाएगा। तो क्या होगा, इसके पास कोई चारा ही नहीं बचा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, तो ये क्या करेगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या करेगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पॉलिप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके किसको बनाता है? मेड्यूसा को। पॉलिप जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है और किसे फॉर्म करता है? मेड्यूसा को। ये मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूं। वहीं पर एम से मेड्यूसा, एम से मोटाइल। तो मेड्यूसा जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए जा सकता है, चल सकता है, अपने पार्टनर तक जा सकता है ना। क्यों? क्योंकि ये मोटाइल है। तो मेड्यूसा पॉलिप को किसके थ्रू बनाएगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू फॉर्म करेगा, ठीक है, या रिप्रोड्यूस करेगा। ठीक है, इतना समझ में आया? ये अगर इसका एग्जाम्पल की बात करें तो ऐसा किस में देखने को मिलता है? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किस में देखने को मिलता है? ओबेलिया में। क्या आपकी एनसीईआरटी बोलती है? ओवेलिया जो है उसमें क्या प्रेजेंट होता है? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या मेटाजेनेसिस, राइट। तो समझ में आया? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो हम आगे बढ़े फिर। ओके, चलिए देख लेते हैं। मेटाजेनेसिस इज द फेनोमेना इन विच वन जनरेशन ऑफ प्लांट and animal reproduces asexually followed by sexually producing generation. For example, coelentrates. क्या मैंने यही पढ़ाया? क्या जल्दी बताइए, क्या मैंने यही पढ़ाया कि यहाँ पर क्या हो रहा है? asexual followed by sexual reproduction. यहाँ पर क्या बन रहे हैं? 2 फॉर्म बन रहे हैं। इसको हम क्या बोल रहे हैं? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, राइट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। एंड क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है व्हाट इज बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टी। बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ इमिटिंग लाइट। प्रॉपर्टी ऑफ इमिटिंग लाइट। तो जो एनिमल लाइट इमिट करते हैं, है ना,
उनके पास क्या प्रॉपर्टी होती है, बायोल्यूमिनेसेंस की। तो बायोल्यूमिनेसेंस क्या प्रॉपर्टी है, लाइट इमिटिंग प्रॉपर्टी है, राइट। ये किस में प्रेजेंट होती है, टीनोफोरा में प्रेजेंट होती है या नहीं होती, टीनोफोरा में लाइट इमिटिंग प्रॉपर्टी होती है या नहीं होती। चलिए, तो द प्रोडक्शन ऑफ एंड इमिशन ऑफ लाइट बाय अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज बायोल्यूमिनेसेंस, है ना। तो इन्होंने क्या बोला, प्रोडक्शन एंड इमिशन, प्रोडक्शन का मतलब बनाना, इमिशन का मतलब निकालना, ठीक है, इमिट करना, ऑफ लाइट बाय अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज बायोल्यूमिनेसेंस। बायो शब्द आ गया यहाँ पर, मतलब लिविंग, बायो मतलब आ गया, तो यहाँ लिविंग जो एनिमल है वो क्या कर रहा है, लाइट इमिट कर रहा है। इट इज वाइडली सीन इन मैराइन एनिमल। तो ये सबसे ज्यादा किसमें देखने को मिलता है, मैराइन एनिमल। क्या मैंने आपको पढ़ाया था कि सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा जो है एक्सक्लूसिवली मैराइन एनिमल्स है। एक्सक्लूसिवली का मतलब क्या होता है, केवल कहाँ रहते हैं, मैराइन वाटर में, मतलब सी में रहते हैं, मतलब समुद्र में रहते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर मैराइन एनिमल का मतलब है ये टीनोफोरा की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, टीनोफोरा की बात। मतलब ऐसे बोल दिया इन्होंने, सीधे सीधे ना बोला, सीधे सीधे कान नहीं पकड़ा, तो थोड़ा घुमा के कान पकड़ लिया, इसलिए इन्होंने क्या बोल दिया, मैराइन एनिमल्स। इन सम फंजाई, कुछ फंजाई में भी क्या प्रॉपर्टी होती है, लाइट इमिट करने की प्रॉपर्टी होती है। एंड फ्यू टेरेस्ट्रियल इनवर्टिब्रेट्स, और कुछ टेरेस्ट्रियल इनवर्टिब्रेट्स में भी लाइट इमिटिंग प्रॉपर्टी होती है। जेलीफिश एंड फायरफ्लाइज, फायरफ्लाइज का मतलब क्या होता है, जुगनू। क्या सुना है आपने, जुगनू। तो जुगनू जो है वो क्या है, फायरफ्लाइज है। जेलीफिश आपने देखी है, ठीक है, किस में आती है, सिलेंट्रेटा में आती है। एग्जिबिट दिस फेनोमेना, ओके। तो आपकी इनमें क्या पाया जाता है, कौन सी प्रॉपर्टी पाई जाती है, बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी पाई जाती है, राइट। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो हम आगे बढ़े। ओके, चलिए आगे बढ़ सकते हैं क्या, आपकी परमिशन है। चलिए तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, मेंशन 2 सिमिलैरिटीज बिटवीन एप्स एंड मैमल्स। एप्स और मैमल्स में क्या सिमिलैरिटीज देखने को मिलेगी, जल्दी बताइए। पहला तो है, दोनों क्या है, होमियोप्थम्स है, या मैं क्या बोल दूं, वार्म ब्लडेड है। क्या है, वार्म ब्लडेड है। और कुछ भी बोल सकते हैं क्या, बिल्कुल बोल सकते हैं। दोनों में 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है, 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है। चलिए, तो समझ में आ गया, ये क्या हो गई, सिमिलैरिटीज हो गई। देख लेते हैं आपकी जो एक्सप्लेनेशन है वो कौन सी सिमिलैरिटीज बता रहा है। बोथ एप्स एंड मैमल्स आर होमियोथर्म्स। तो पहला पॉइंट तो सही है, होमियोथर्म्स का मतलब वार्म ब्लडेड, जो कि अपने टेम्परेचर को मेंटेन करके रख सकता है। क्या है, वार्म ब्लडेड का मतलब होता है रेगुलेट इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, राइट। उसके बाद क्या बोला इन्होंने, इट मीन्स वार्म ब्लडेड, दे हैव 4 चेम्बर्ड हार्ट। तो इन्होंने तो मेरी बात बोल दी। मैम कैसी बात कर रहे हो, आपने ही नोट्स बनाया तो आपकी बात तो बोलेगा ना वो। तो वार्म ब्लडेड होते हैं एंड इसमें क्या होता है, 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है, मतलब 2 ऑरिकल होते हैं, 2 ऑरिकल एंड 2 वेंट्रिकल्स। ऑरिकल्स क्या होते हैं, 2 ऊपर के चेम्बर जो कि छोटे होते हैं एज कंपेयर टू वेंट्रिकल, और वेंट्रिकल क्या होते हैं, नीचे वाले चेम्बर। चलिए तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, गिव एग्जाम्पल फॉर द एनिमल हैविंग कैनाल सिस्टम एंड स्पिक्यूल्स। तो जल्दी बताइए किसमें कैनाल सिस्टम या वाटर ट्रांसपोर्ट होता है और स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। किसका फीचर है ये,
किसका इम्पॉर्टेंट फीचर है कैनाल सिस्टम, और मैं बोलूँ तो और वाटर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, और बात करते हैं स्पिक्यूल्स की। तो स्पिक्यूल्स क्या होते हैं? स्पॉन्जिन फाइबर्स होते हैं। ये किस में प्रेजेंट होते हैं? किसका ये फीचर है, इंपॉर्टेंट फीचर है, तो याद करिए पॉरीफेरा का है ना। ये किसका है? पॉरीफेरा का। तो हमने पढ़ा था पॉरीफेरा में कि पॉरीफेरा में क्या पाया जाता है? कैनाल सिस्टम या वाटर ट्रांसपोर्ट, और इसके अलावा इसका क्या होता है? स्केलेटल सिस्टम होता है जो कि स्पॉन्जिन फाइबर एंड स्पिक्यूल से बना होता है, राइट। तो यहाँ पर कौन हो जाएंगे आपके एग्जाम्पल पॉरीफेरा के? जैसे कि स्काइफा हो गया, यूस्पॉन्जिया हो गया, तो ये एग्जाम्पल हो जाएंगे किसके? आपके पॉरीफेरा के। तो देखिए स्काइफा एंड यूस्पॉन्जिया एंड अदर मेंबर्स ऑफ पॉरीफेरा हैव स्पिक्यूल्स एंड कैनाल सिस्टम इन देयर बॉडी। ठीक है, तो स्काइफा को और क्या बोलते हैं? साइकॉन। क्या बोलते हैं? साइकॉन। और यूस्पॉन्जिया का कॉमन नेम क्या है? बाथ स्पॉन्ज। क्या है? बाथ स्पॉन्ज, राइट। तो ये जो है ये किसके एग्जाम्पल है? पॉरीफेरा के। किसके? पॉरीफेरा के। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आगे बढ़े तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। डिफरेंशिएट बिटवीन डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। बात आती है डिप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक की, तो इसका मतलब क्या होता है? डिप्लोब्लास्टिक और जो ट्रिप्लोब्लास्टिक है उसका मतलब क्या है? तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में, कब? एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब ब्लास्टोसिस्ट से गैस्ट्यूला बनता है तो जर्म लेयर्स बनती है। क्या बनती है? जब ब्लास्टोसिस्ट से गैस्ट्यूला बनता है, राइट। क्या याद आ रहा है आपको? जाइगोट में क्लीवेज हुआ तो 2 सेल स्टेज बनी, 2 सेल स्टेज के बाद 4 सेल स्टेज बनी, फिर 8 एंड 16 सेल स्टेज बनी जिसे हम मोरुला कहते हैं, फिर 32 सेल स्टेज बना जिसे हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, और इसके बाद बनता है गैस्ट्यूला, राइट। तो गैस्ट्यूला जो है उसमें क्या बनती है? आपकी जर्म लेयर। क्या बनती है? जर्म लेयर। तो अगर किसी एनिमल में 2 जर्म लेयर है, उसके एम्ब्रियोनिक स्टेज में, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पर अगर 2 जर्म लेयर बन रही है तो उसे हम डिप्लोब्लास्टिक एनिमल कहेंगे। अगर किसी एनिमल में एम्ब्रियोनिक स्टेज में 3 जर्म लेयर बन रही है तो उसे हम ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल कहेंगे, राइट। अब बात आती है डिप्लोब्लास्टिक 2 जर्म लेयर की। तो 2 जर्म लेयर कौन सी होती है? कौन कौन सी जर्म लेयर बनती है? तो देखते हैं कौन कौन सी जर्म लेयर बनती है, वो भी देख लेते हैं। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल में 2 जर्म लेयर बनती है, एक आउटर जर्म लेयर और एक बनती है इनर जर्म लेयर। आउटर जर्म लेयर को कहते हैं एक्टोडर्म एंड इनर जर्म लेयर को कहते हैं एंडोडर्म। क्या कहते हैं? एंडोडर्म। तो यही जर्म लेयर आगे चलकर किसका फॉर्मेशन करेगी? ऑर्गन का फॉर्मेशन। चाहे फिर वो कुछ जो आपके प्लांट या एनिमल के अंदर हम किसकी बात करते हैं? हम बात करते हैं कि ये हो सकता है आपके किडनी हो गई, आपके लिवर हो गया, आपका हार्ट हो गया, ठीक है, आपकी स्किन हो गई, आपकी अगर हम कार्टिलेज की बात करें, बोन की बात करें, तो ये सारे के सारे जो ऑर्गन्स है ना, आपके एनिमल्स में किसके थ्रू बन रहे हैं? इन्हीं जर्म लेयर के थ्रू, राइट। वहीं पर हम बात करें किसकी? ट्रिप्लोब्लास्टिक की। किसकी बात करें? ट्रिप्लोब्लास्टिक की। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या होता है? ट्रिप्लो का मतलब 3, है ना। क्या होगा यहाँ पर? 3 जर्म लेयर होगी। क्या होगी? 3 जर्म लेयर। राइट।
सबसे अंदर वाली, सबसे बाहर वाली और मिडिल वाली। तो सबसे बाहर वाली को हम आउटर जर्म लेयर कहेंगे, मिडिल वाली को हम मीजोडर्म कहेंगे एंड इनर जर्म लेयर को हम एंडोडर्म कहेंगे। क्या कहेंगे? एंडोडर्म, राइट। चलिए तो देख लेते हैं, आउटर को एक्टोडर्म, मिडिल को मीजोडर्म एंड इनर को एंडोडर्म कहते हैं। तो समझ में आ गया डिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या होता है। ये समझ में आया या नहीं, जल्दी बताइए, ये समझ में आया या नहीं। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए भाई, जिसने अभी वीडियो लाइक नहीं करी तो फटाफट पहले वीडियो लाइक कर दीजिए जल्दी से, उसके बाद ही मैं पढ़ाना स्टार्ट करूँगी। जल्दी वीडियो लाइक करिए। ओके, मैं 10 सेकंड देती हूँ। 10 सेकंड काफ़ी है, इनफ है ना। कितने भी धीरे होंगे तब भी हम कर ही देंगे, ना चाहते भी वहाँ तक हाथ पहुँचा देंगे, है ना। तो जल्दी से पहले वीडियो लाइक करिए, उसके बाद ही स्टार्ट करेंगे। मैंने बोल दिया है, अब तो मैं अपनी बात पे अड़ी रहूँगी। चलिए, कर दी कर दी कर दी। अरे समझदार बच्चे हैं यार मेरे, इतने वो थोड़ी ना है कि मैम की बात ही नहीं मानेंगे। चलिए तो देखते हैं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल की। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल आर दोज इन विच सेल आर अरेंज इन टू एम्ब्रियोनिक लेयर, इंटरनल एंडोडर्म, एक्सटर्नल एक्टोडर्म। फॉर एग्जाम्पल सिलिंट्रेट्स, ठीक है, सिलिंट्रेट्स भी इसमें ही आएगा। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, वाइल्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स आर दोज दैट हैव अ मेसोडर्म along with the ectoderm and endoderm, for example chordates, ठीक है। सिर्फ chordates में नहीं होता, आपके एनिलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा सब में क्या होता है, प्लेटीहेल्मिन्थ्स। कौन सी कंडीशन पाई जाती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन पाई जाती है। तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया क्या आपने? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है प्रोवाइड अ टेक्निकल टर्म फॉर द फॉलोइंग। तो हमें इनके लिए एक टेक्निकल टर्म यूज करना पड़ेगा। जल्दी बताइए। ब्लड फिल्ड कैविटी इन ऑर्थ्रोपोड्स, जल्दी बताइए। ऑर्थ्रोपोडा में मतलब अगर हम बात करें कॉकरोच की, तो कॉकरोच में जो ब्लड फिल्ड कैविटी होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं हीमोसील। क्या कहते हैं, हीमोसील, ठीक है। क्या इनका जो ब्लड है वो रेड कलर का होता है? जल्दी बताइए, क्या इनका ब्लड रेड कलर का होता है? नहीं, इनका ब्लड रेड कलर का नहीं होता। चलिए अब बात करते हैं द स्टिंगिंग ऑर्गन ऑफ जेलीफिश। पहली बात तो जेलीफिश जो है सिलिंट्रेटा है, तो जेलीफिश जो है वो क्या है, सिलिंट्रेट है। तो सिलिंट्रेट में स्टिंगिंग कैप्सूल क्या होते हैं, स्टिंगिंग ऑर्गन क्या होते हैं, निमेटोसाइट। क्या होते हैं, निमेटोसाइट। क्या सही समझे? फिर नेक्स्ट आता है फ्री फ्लोटिंग फॉर्म ऑफ निडेरियन। निडेरियन का मतलब सिलिंट्रेटे का फ्री फ्लोटिंग फॉर्म कौन सा होता है, पॉलिप होता है या आपका मेड्यूसा होता है? जल्दी बताइए, पॉलिप या मेड्यूसा? तो क्या हमने पढ़ा था, एम से मेड्यूसा, एम से मोटाइल, और मोटाइल का मतलब क्या हो गया, फ्री स्विमिंग, राइट, या फ्री फ्लोटिंग। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मेड्यूसा। क्या आ जाएगा, मेड्यूसा, राइट। उसके बाद करें लेटरल अपेंडेजेस इन एक्वेटिक एनिलिड्स। एक्वेटिक एनिलिड्स मतलब किसकी बात कर रहे हैं ये, नेरिस की। किसकी, नेरिस की बात कर रहे हैं। तो नेरिस में लेटरल अपेंडेजेस पाए जाते हैं जिसे हम पैरापोडिया कहते हैं। क्या कहते हैं, पैरापोडिया। सही समझे क्या? जल्दी बताइए, सही समझे क्या?
तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, क्या स्क्रीनशॉट ले लिया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ब्लड फिल्ड कैविटी इन ऑर्थ्रोपोड्स, जिसे हम हीमोसील कहते हैं। स्टिंगिंग ऑर्गन जो जेलीफिश में होता है उसे हम निमेटोसाइट्स कहते हैं। फ्री फ्लोटिंग फॉर्म ऑफ निडेरियन मतलब सिलेंट्रेटा, जिसे हम मेड्यूसा कहते हैं। एंड लेटरल अपेंडेजेस इन एक्वाटिक एनिलिड्स, जिसे हम पैरापोडिया कहते हैं। क्या इतना क्लियर हुआ? जल्दी बताइए, क्या इतना क्लियर हुआ? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो आगे बढ़े, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एन ओविपेरस मैमल्स। तो क्या आपको पता है, मैंने जब कॉर्डेटा पढ़ाया था तो वहाँ पर बताया था कि कुछ एनिमल्स जो होते हैं, कुछ मैमल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? ओविपेरस। और आपकी एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल दिया है किसका? प्लेटिपस का। किसका दिया है? प्लेटिपस का। तो प्लेटिपस जो है जिसे हम ऑर्निथोराइनकस भी कहते हैं, प्लेटिपस ओविपेरस मैमल है। मतलब ये अंडे देता है, डायरेक्ट यंग वंस को बर्थ नहीं ना देकर किसको जन्म देता है? मतलब अंडे देता है, ठीक है, एग ले करता है। फिर हम बात करते हैं राउंड वॉर्म की। तो राउंड वॉर्म किस में आते हैं, किस फाइलम में आते हैं? राउंड वॉर्म जो है एस्केलमिन का कॉमन नेम है, और इसमें आते हैं आपके एस्कैरिस। कौन आते हैं? एस्कैरिस। चलिए फिर लिम्बलेस एम्फीबियन, लिम्बलेस एम्फीबियन को हम क्या बोलते हैं? इक्थोफिज। क्या बोलते हैं? इक्थोफिज। और उसके बाद फिज पॉइजनिंग, जो फिज पजेजिंग पॉइजन स्टिंग किस में पाई जाती है? जल्दी बताइए। ट्राइगन में। तो देख लेते हैं हम। पहला है डक विल्ड प्लेटिपस। तो प्लेटिपस क्या है? ओविपेरस आपका मैमल है। क्या है? ओविपेरस मैमल है, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें किसकी? ओविपेरस मैमल है। उसके बाद हम बात करते हैं राउंड वॉर्म की या एस्केलमिन की। तो वो क्या है? एस्कैरिस। एस्केलमिन से क्या आया? एस्कैरिस। तो राउंड वॉर्म क्या होते हैं? एस्केलमिन्स होते हैं, राइट। चलिए उसके बाद बात करते हैं किसकी? लिम्बलेस एम्फीबियन। आपके एनसीईआरटी में इसका डायग्राम दिया है, जिसे हम क्या बोलते हैं? इक्थियोफिस। क्या बोलते हैं? इक्थियोफिस। तो इक्थियोफिस जो है वो क्या है? लिम्बलेस एम्फीबियन है, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी? फिश पजेजिंग पॉइजन स्टिंग। मतलब एक फिश है जिसमें पॉइजन स्टिंग पाए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ट्राइगन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राइगन। क्या इतना क्लियर हुआ? क्या इतना क्लियर हुआ या नहीं? जल्दी बताइए। तो ट्राइगन जो है वो क्या है? पॉइजन स्टिंग प्रेजेंट होते हैं फिश में, जिसे हम ट्राइगन कहते हैं। ये क्या है? कॉन्ट्रैक्थीज है या ऑस्ट्रिक्थीज है? जल्दी बताइए, ये कॉन्ट्रैक्थीज है या ऑस्ट्रिक्थीज है? ओके, चलिए तो ये क्या है? कॉन्ट्रैक्थीज है। क्या है? कॉन्ट्रैक्थीज। मतलब इसकी बॉडी जो है वो किससे बनी होती है? इसका एंडोस्केलेटन जो है वो किससे बना होता है? कार्टिलेज से, ना कि बोन से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है गिव एग्जाम्पल ऑफ वार्म एंड कोल्ड ब्लडेड एनिमल। चलिए तो वार्म ब्लडेड एंड कोल्ड ब्लडेड एनिमल की अगर हम बात करें तो वार्म ब्लडेड में कौन आ जाती है? कौन कौन सी क्लास आती है आपकी? क्लास आपकी एप्स एंड मैमल्स, राइट। तो एप्स एंड मैमल्स जो है वो क्या है? वार्म ब्लडेड है। वहीं पर कोल्ड ब्लडेड की बात करें तो जो आपके इनवर्टिब्रेट्स हो गए, एम्फीबियन हो गए, आपका जो रेप्टाइल हो गया, ये क्या हो जाते हैं? कोल्ड ब्लडेड, राइट। तो आपके जो अगर हम बात करें इनवर्टिब्रेट्स की या हम बात करें किसकी? हम बात करते हैं एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल, ये क्या होते हैं? कोल्ड ब्लडेड, ठीक है। वार्म ब्लडेड को हम होम्योप्थर्म्स कहते हैं एंड कोल्ड ब्लडेड को हम पोइक्लियोथर्म्स कहते हैं, राइट। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, चलते हैं। क्या बोल रहे हैं? ऑल एम्फीबियंस, फ्रॉग, टोड एंड सैलामेंडर्स, एक्वाटिक एनिमल्स सच एज एलिगेटर, क्रोकोडाइल, शार्क, लिजार्ड, फिश, snake, turtle, tortoise and some insects such as
ड्रैगन फ्लाइज एंड बीज आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ कोल्ड ब्लडेड। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ड्रैगन फ्लाइज और बीज जो हो गए, ये तो किस फाइलम से बिलोंग करती है? ऑर्थ्रोपोडा से। किससे बिलोंग करती है? ऑर्थ्रोपोडा से। तो ऑर्थ्रोपोडा भी क्या है? कोल्ड ब्लडेड है। टॉर्टोइस, टर्टल, स्नेक जो है ये किससे बिलोंग करते हैं? आपके रेप्टिलिया से, रेप्टाइल से। फिर वहीं पर बात करें हम फिश की, लिजार्ड की, क्रोकोडाइल, एलिगेटर एंड शार्क, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? जल्दी बताइए। ये सारे के सारे हो जाएंगे आपके कोल्ड ब्लडेड। एलिगेटर क्या है? रेप्टाइल है। एलिगेटर क्या है? रेप्टाइल है। वहीं पर हम बात करते हैं क्रोकोडाइल की, तो क्रोकोडाइल भी क्या है? रेप्टाइल है। फिर बात करते हैं किसकी? शार्क की, तो शार्क क्या है? जल्दी बताइए। कॉन्ड्रोक्थीज मतलब कार्टिलेजिनस फिश। क्या है? कार्टिलेजिनस फिश। क्या मैंने आपको बताया था? ग्रेट वाइट शार्क बताया था। तो जो शार्क है वो क्या है? कार्टिलेजिनस फिश है। लिजार्ड आपकी रेप्टाइल है, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें फ्रॉग की, तो फ्रॉग एम्फीबियन है, टोड भी एम्फीबियन है, एंड सैलामेंडर भी क्या है? एम्फीबियन है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, ऑल बर्ड्स एंड मैमल्स आर एग्जाम्पल ऑफ वार्म ब्लडेड। मैंने आपको लिख दिया था यहाँ पर कि एप्स एंड मैमल्स जो होते हैं वो क्या है? वार्म ब्लडेड एनिमल है, मतलब होम्योथॉर्म्स है, राइट। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल क्या होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल का मतलब होता है they have 3 germ लेयर, या बोल दूं मैं एम्ब्रियोनिक लेयर तो भी चलेगा, और क्या बोल सकते हैं? एम्ब्रियोनिक लेयर। एम्ब्रियोनिक लेयर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान ये लेयर फॉर्म हुई थी, इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं? एम्ब्रियोनिक लेयर, राइट। तो कौन कौन सी एम्ब्रियोनिक लेयर होती है? जल्दी बता दीजिए मुझे। तो यहाँ पर 3 एम्ब्रियोनिक लेयर होती है। आउटर जर्म लेयर, इसके बाद आती है आपकी मिडिल जर्म लेयर, एंड देन आती है आपकी इनर जर्म लेयर। क्या आती है? इनर जर्म लेयर, राइट। तो आउटर जर्म लेयर को क्या कहते हैं? जल्दी बताइए। आउटर जर्म लेयर को हम कहते हैं एक्टोडर्म। क्या कहते हैं? एक्टोडर्म। मिडिल जर्म लेयर को हम कहते हैं मीजोडर्म, एंड इनर जर्म लेयर को हम कहते हैं एंडोडर्म, राइट। तो सबसे बाहर वाली जर्म लेयर को एक्टोडर्म, मिडिल वाली को मीजोडर्म, एंड इनर वाली को एंडोडर्म कहते हैं, राइट। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, क्या स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? तो देखते हैं आगे। एनिमल्स विथ 3 germ layer, the ectoderm, mesoderm and endoderm are called triploblastic animal। ठीक है, तो जिसमें 3 germ layer पाई जाती है, जिन एनिमल में 3 germ layer पाई जाती है, उसे हम ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल कहते हैं। और 3 जर्म लेयर कौन कौन सी होगी? एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। तो ये जो जर्म लेयर बताई है इन्होंने आउटर टू इनर बताई है। क्या बताई है? आउटर टू इनर, ठीक है। ये जो सीक्वेंस बताया इन्होंने, ये आउटर टू इनर बताया है। उसके बाद देखते हैं ऑल मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स इंक्लूडिंग मोलस्का, worms, arthropods, echinodermata and vertebrates are example of triploblastic animals। ठीक है, तो सारे के सारे जो मल्टी सेलुलर एनिमल्स है
मतलब मोलस्का हो गए या वॉर्म्स हो गए। वॉर्म्स में क्या आ जाएगा आपका, इन्होंने सिर्फ वॉर्म्स लिख दिया, तो अब देखो आप घूम जाओगे, है ना। ये तो नीट जैसा हाल कर रहे हैं, है ना। हम यहाँ पर 11th क्लास में भी नीट जैसा हाल कर रहे हैं। कैसे नीट जैसा हाल कर रहे हैं, तो आपके मन में आएगा अरे मैडम ने तो गलत पढ़ा दिया है। मैम ने तो पढ़ाया था प्लेटीहेल्मिन्थ, एस्केल्मिन्थ, एनीलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, खाइनोडोमेटा, हेमिकॉर्डेटा, एनकॉर्डेटा, ये सारे के सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं। मल्टी सेलुलर से ये मत समझना कि अरे हो सकता है वो मल्टी सेलुलर नहीं होते होंगे। जो आपका एनीलिडा है, एस्केल्मिन्थ्स है और प्लेटीहेल्मिन्थ्स है, ये शायद मतलब मल्टी सेलुलर नहीं होते होंगे, एक सेल से इनकी बॉडी बनी होती होगी। बिल्कुल मत सोचना, मैंने पहले ही लिखवा दिया था कि एनिमल जो है मल्टी सेलुलर होते हैं, राइट। क्या मैंने आपको लिखवाया था, किंगडम एनिमेलिया के अंदर जो एनिमल्स या जो ऑर्गेनिज्म आते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, चाहे वो पॉरीफेरा ही क्यों ना हो, वो भी मल्टी सेलुलर होते हैं। मतलब उनकी बॉडी जो है एक सेल से ज़्यादा से बनी होती है। तो ये तो कहीं ना कहीं से भी बैठ ही नहीं रहा बिल्कुल। फिर मैम फिर क्या बोलना चाहते हैं, आपने गलत पढ़ा दिया था क्या? अरे भाई यहाँ पर इन्होंने वॉर्म्स बोल दिया, तो वॉर्म्स में क्या आ जाएंगे, जल्दी बताइए, यही तो सुनना चाहती थी आपसे मैं। प्लेटीहेल्मिन्थ्स, इन्होंने घुमा दिया यहाँ पर। क्या मैंने आपको बोला था, प्लेटीहेल्मिन्थ्स, एस्केल्मिन्थ्स एंड एनीलिडा, ये क्या है, वॉर्म ग्रुप है। क्या है, वॉर्म ग्रुप है। तो देखिए यहाँ पर नीट जैसे घुमाता है वैसे मैंने भी आपको घुमा दिया सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। एंड एनीलिडा, ये तीनों के तीनों वॉर्म ग्रुप है और तीनों में ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन पाई जाती है। क्या है, ये तीनों के तीनों वॉर्म ग्रुप है। तो ये मत सोचना मैम यहाँ पर एनीलिडा, ऑर्थ्रोपोडा एंड आपका प्लेटीहेल्मिन्थ नहीं दिया है, मतलब ये क्या नहीं है, ये तीनों के तीनों ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है, तो ये आप गलत हो। मैंने आपको पढ़ाया कि तीनों क्या होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, तो मतलब होते हैं। थोड़ी सी आपकी समझने में प्रॉब्लम हो गई यहाँ पर कि यहाँ पर ये वॉर्म बोलना चाह रहा है। वॉर्म का मतलब क्या होता है, वॉर्म ग्रुप्स। और वॉर्म ग्रुप्स कौन कौन से हो गए आपके, प्लेटीहेल्मिन्थ्स, एनीलिडा एंड ऑर्थ्रोपोडा, एनीलिडा एंड एस्केल्मिन्थ्स, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने सही बोला, बस थोड़ा उल्टे तरीके से बोल दिया। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। ऐसे थोड़े से घुमे हुए क्वेश्चन में करने में बड़ा मज़ा आता है, मुझे आपको परेशान करने में बड़ा मज़ा आता है। क्यों मैम, आप हमारी दुश्मन है क्या? नहीं भाई, मैं आपकी दोस्त हूँ, आपकी सारथी हूँ, आपकी टीचर हूँ, और मैं आपको प्रिपेयर कर रही हूँ आपके आगे की एग्ज़ाम्स के लिए, इसलिए थोड़ा थोड़ा तो अपन खेलेंगे, घूमना घूमना। चलिए, तो मैच द फॉलोइंग। एम्फीबिया की अगर हम बात करें तो एम्फीबिया में क्या पाया जाता है, एयर ब्लैडर, कार्टिलेजिनस नोटोकॉर्ड, मेमोरी ग्लैंड, न्यूमेटिक बोन्स, ड्यूअल हैबिट या सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जॉ। क्या होता है, कौन सा इसका फीचर है, एम्फीबियंस का कौन सा फीचर है यहाँ पर? अरे मैम क्या बात करते हो, आपने तो बताया था एम्फी का मतलब होता है डुअल, है ना। क्या मैंने ही आपको ये बताया था? सॉरी मैं भूल गई होंगी, मैंने ही आपको बताया था कि एम्फी का मतलब होता है डुअल। जो डुअल बिहेवियर शो करते हैं, जो डुअल हैबिटेट शो करते हैं, जो डुअल लाइफ शो करते हैं, उनको हम एम्फीबियंस कहते हैं, राइट। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कहीं डुअल हैबिटेट लिखा हुआ है, तो ये ए हो गया, सपोज ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी है, ये डी है, ई है और ये एफ है, ठीक है। तो ए को मैच करो, ए कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, ए यहाँ आ गया, तो ये ए हो गया, ठीक है। उसके बाद मैमल्स, मैमल्स का क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर था, जल्दी बताइए। हेट्रोडोंट, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ होते हैं, इनकी स्किन पर हेयर प्रेजेंट होते हैं, इनका एक्सटर्नल ईयर होता है जिसे हम पिना कहते हैं, और जिसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, उसका क्या नाम था? इसका नाम था पेयर्ड ऑफ मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। पेयर मेमोरी ग्लैंड, क्या मैंने बोला था, पेयर्ड ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, जिसे हम मेमोरी ग्लैंड या ब्रेस्ट कहते हैं। तो ये तो मैमल्स का फीचर है ना। तो यहाँ पर ये हो गया बी, क्या हो गया बी। उसके बाद देखते हैं कॉन्ट्रैक्टीज। कॉन्ट्रैक्टीज का मतलब होता है कार्टिलेजिनस फिश, और हमने बात की थी कार्टिलेजिनस फिश की, तो ये फाइसिस के अंदर आती है, एंड पाइसिस जो है वो वर्टिब्रेटा के अंदर आता है। एंड वर्टिब्रेटा किसका सब फाइलम है, जल्दी बताइए। मैम ये तो आपके कॉर्डेटा का सब फाइलम है, मतलब
कॉर्डेटा में तो क्या पाई जाती है, नोटोकॉर्ड, बट कॉन्ड्रिक्थिस कार्टिलेजिनस फिश है तो इसकी नोटोकॉर्ड किससे बनी होगी, कार्टिलेज से बनी होगी, तो यहाँ पर कार्टिलेजिनस नोटोकॉर्ड। ठीक है, उसके बाद हम ऑस्ट्रिक्थीस की बात करें तो ऑस्ट्रिक्थीस का मतलब होता है बोनी फिश। क्या होता है, बोनी फिश। तो देख लेते हैं बोनी फिश। बोनी फिश कहीं दिख रहा है क्या, नहीं, बट मैंने आपको बताया था कि बोनी फिश या ऑस्ट्रिक्थीस में क्या पाया जाता है, एयर ब्लैडर। वहीं पर कॉन्ड्रिक्थीस में एयर ब्लैडर नहीं पाया जाता, इसीलिए कॉन्ड्रिक्थीस जो है या कार्टिलेजिनस फिश है उन्हें कंटिन्यूस स्विमिंग करनी पड़ती है, क्योंकि अगर वो कंटिन्यूस स्विमिंग नहीं करेगी तो सिंकिंग हो जाएगी, मतलब वो नीचे डूब जाएगी। वहीं पर क्या है, आपके ऑस्ट्रिक्थीस या बोनी फिश जो होती है उसमें एयर ब्लैडर प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से जो ऑस्ट्रिक्थीस या बोनी फिश है उनकी बॉडी लाइट हो जाती है, तो इनको कंटिन्यूस स्विमिंग नहीं करनी पड़ती। ठीक है, तो क्या यही लिखा हुआ है, ओके लिखा हुआ है, देखो तो एयर ब्लैडर लिखा हुआ है। फिर हम साइक्लोस्टोमा की बात करें, किसकी बात करें, साइक्लोस्टोमा की। तो साइक्लोस्टोमा जो है उसमें क्या होता था, साइक्लो का मतलब होता है सर्कुलर, मैंने बोला था सर्कुलर सकिंग माउथ, है ना, जिसमें प्रेजेंट होता है वो क्या है, साइक्लोस्टोमा है। क्या हमने यही बोला था। तो यहाँ पर साइक्लोस्टोमा का यहाँ पर मैच खा रहा है सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जॉ। क्या साइक्लोस्टोमा एक गैनाथा था, क्या साइक्लोस्टोमा एक गैनाथा था, एक गैनाथा का मतलब जिसमें जॉ प्रेजेंट नहीं होती, तो इसका ई ऑप्शन हो गया। फिर एप्स की बात करें, एप्स मतलब बर्ड्स, और मैंने बताया था कि बर्ड्स में एयर सेक्स एंड न्यूमैटिक बोन होती है जिसमें एयर भरी होती है, राइट, होलो बोन होती है ना, जिसे हम न्यूमैटिक बोन कहते हैं। इसकी वजह से जो बर्ड्स हैं उनकी बॉडी लाइट हो जाती है और ये हवा में उड़ने लगते हैं, फ्लाई करने लगते हैं। तो ये हो गया एफ। ठीक है, तो इसको मैच कर लो, कोई गलती वलती तो नहीं हुई अपन से, अगर नहीं हुई है तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आगे बढ़े, चलिए चलते हैं। तो एम्फीबियंस जो है वो डुअल बिहेवियर शो करते हैं, डुअल हैबिटेट शो करते हैं। मैमल्स की बात करें तो मैमल्स में मेमोरी ग्लैंड होती है, कॉन्ड्रिक्थीस में कार्टिलेजिनस नोटोकॉर्ड होती है, ऑस्ट्रिक्थीस में एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है, साइक्लोस्टोमा में सकिंग एंड सर्कुलर माउथ होता है विदाउट जॉ। फिर हम बात करते हैं एप्स की, तो एप्स में न्यूमैटिक बोन प्रेजेंट होती है, राइट। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, क्या स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, एंड क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फेदर्स इन बर्ड। फेदर्स का मतलब क्या होता है, इनकी जो बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं ना पंख, उसको हम क्या बोलते हैं, फेदर। ठीक है, तो फेदर का क्या काम है, जल्दी बताइए। फेदर कलरफुल होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, तो ये अट्रैक्ट करने में अपने मेट, जो मैट है उसको, या बोल दें कि इसके पार्टनर को मैटिंग के लिए अट्रैक्ट करने में हेल्प करता है, ये फ्लाइंग में हेल्प करता है, ये उसे ब्यूटीफुल बनाता है ना। एक बात बताओ, आपको पिकॉक, मोर जो है इतना सुंदर क्यों लगता है, उसके फेदर्स की वजह से ही, है ना। जो उसके फेदर है उसमें कलरफुल, कितना प्यारा उसमें कलर का कॉम्बिनेशन होता है जो आपको अट्रैक्ट करता है ना। तो कहीं ना कहीं उसे अट्रैक्टिव बनाने में भी हेल्प करना है, फ्लाइट में भी हेल्प कर रहा है, उसकी बॉडी को लाइट वेट बनाने में हेल्प कर रहा है, राइट। तो ये सारे फंक्शंस हो गए किसके, फेदर्स के, किसके, बर्ड के फेदर्स के, राइट। तो देखते हैं, feathers play the following roles। पहला है the feathers help in maintaining body temperature। तो feather जो होता है वो क्या करके रखते हैं, जो बर्ड है उसकी बॉडी को कवर करके रखते हैं। अब कवर करके रख रहे हैं तो क्या करते हैं, ये बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं बर्ड्स के, है ना। जैसे कि अगर हम हमारी बात करें तो हमारे जो स्किन है उस पर क्या प्रेजेंट होते हैं, हेयर फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, हेयर्स होते हैं कि नहीं होते, वो अलग बात है, आप वैक्स करके निकलवा लेते हो, बट होते तो है, होते हैं ना। तो उनका काम भी कहीं ना कहीं टेम्परेचर रेगुलेशन का है हमारी बॉडी के अंदर, राइट। तो यहाँ पर भी इनके बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन करके रखने का काम किसका है, फेदर्स का है। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है दे प्रोवाइड एयरफॉइल शेप और विंग्स टू हेल्प इन फ्लाइट। तो देखते हैं एयरफॉइल क्या होता है। तो एयरफॉइल का मतलब होता है इस प्रकार के इनके क्या होते हैं, विंग्स होते हैं, इस शेप के इनके क्या होते हैं,
विंग्स होते हैं। इसे हम बोलते हैं एयरफॉयल शेप। क्या बोलते हैं इसे? एयरफॉयल शेप। इसी शेप के होते हैं ना, ऐसे जुड़े रहते हैं यहाँ पर, तो ये क्या है? एयरफॉयल शेप विंग्स। विंग्स का मतलब पता है ना, पंख। चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट है, दे एक्ट एज द सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर इन बोथ द सेक्सेस। ठीक है, तो जो फेदर्स है वो क्या है? सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर है। किसमें? बर्ड्स में। चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों में सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर है। द कलर एंड मार्किंग्स हेल्प इन अट्रैक्टिंग मेट्स। ठीक है, तो मैंने बोला था आपको पिकॉक में, आपको पैरेट में अलग अलग कलर देखने को मिलते हैं, अलग अलग कलर के फेदर्स देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से वो बर्ड जो है वो काफ़ी अट्रैक्टिव दिखता है। तो वो अपने आप को आपके लिए अट्रैक्टिव नहीं बनाता, वो उसको आपसे कोई भी लेना देना नहीं है। आप उसके कोई भी दोस्त वोस्त यार नहीं हो जिसकी वजह से वो अट्रैक्टिव दिख रहा है। वो अट्रैक्टिव दिखता है किस वजह से? क्योंकि उसकी बॉडी पे कलर एंड मार्किंग होती है जो कि हेल्प करती है किसमें? उसके मेट को बुलाने में। मेट को बुलाने में, मेट मतलब उसका पार्टनर को बुलाने में, मैटिंग के लिए, राइट। तो ये सारे के सारे क्या हो गए? पॉइंट्स हो गए। तो इसको जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए। ओके, क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? बड़े तेज हो, स्क्रीनशॉट लेने में तो बहुत तेज हो। नेक्स्ट है, नेम द क्लासेस ऑफ वर्टिब्रेट्स विथ 2, 3 एंड 4 चेम्बर्ड हार्ट। चलिए, तो 2 चेम्बर्ड हार्ट किसमें होता है? जल्दी बताइए। 2 चेम्बर्ड हार्ट किसमें होता है? सही सोच रहे हो, सही सोच रहे हो। हाँ, मैंने आपका मन पढ़ लिया ना, समझ गई थी मैं कि आप यही बोलने चाह रहे हो। कैसे मैम? एक टीचर और एक स्टूडेंट का दिल से दिल कनेक्शन होता है। बच्चा क्या बोलना चाह रहा है टीचर समझ जाता है, इसलिए मैं भी समझ गई। तो बताइए, 2 चेम्बर्ड हार्ट किस में होता है? फिशेस में होता है। किस में होता है? फिशेस में होता है। ठीक है, मतलब पाइसेस में होता है। क्या मैं बोल दूं पाइसेस? ऐसा बोल दूं क्या? चलेगा? पाइसेस ब्रैकेट में लिख दूंगी फिशेस। अब तो पढ़े लिखे हो गए बहुत, अब किस बात की डर? कुछ भी शब्द बोल लूं अब तो मैं। अब तो आप लोग यू हो गए हो। प्रो नहीं बोलूंगी। फिशेस जो है इसमें क्या होता है जल्दी बताइए। इनमें होता है 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल, राइट? सही समझे। अगर आपसे ब्लड के बारे में पूछ लिया जाए कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो आप बोलोगे मिक्स्ड ब्लड होता है। क्या होता है? मिक्स्ड ब्लड, राइट। चलिए, तो नेक्स्ट है आपका 3 चेम्बर्ड हार्ट। कितना चेम्बर्ड? 3 चेम्बर्ड हार्ट। तो 3 चेम्बर्ड हार्ट जो है वो किस में पाया जाता है? जल्दी बताइए। ये पाया जाता है, किस में पाया जाएगा? जल्दी बताइए। ये होगा आपके रेप्टाइल्स में। किस में होगा? एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। कोई बात नहीं, थोड़ा सा कलर ही चेंज हुआ है। एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। मेरे पेट में दर्द हो रहा है कि एक और चीज़ लिख दूँ क्या? लिख दूँ, है ना? नहीं तो फिर मेरे को हजम नहीं होगी वो। लिख देती हूँ। मुझे भी पता था आप भी चाहते हो कि लिख दूँ मैं वो, इसलिए बोल रही थी। एक्सेप्ट क्या? जल्दी बताइए। एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल में क्या होता है? 4 चेम्बर्ड हार्ट। क्या होता है? 4 चेम्बर्ड हार्ट, राइट। चलिए, तो क्रोकोडाइल में क्या होता है? यहीं पे लिख दे, यहाँ लिख दूं मैं? तो इसका जो कैरेक्टर है वो किससे मैच खाता है? जल्दी बताइए। इसका जो कैरेक्टर है 4 चेम्बर्ड हार्ट जो है वो किससे मैच खाता है? ये मैच खाता है आपके बर्ड्स एंड मैमल से, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा? 2 ऑरिकल होंगे एंड 1 वेंट्रिकल होगा। क्या होगा? 2 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल। तो यहाँ लिख देते हैं हम ब्रैकेट में 2 ऑरिकल। ऑरिकल का मतलब
ऊपर वाले चैम्बर एंड वन वेंट्रिकल, वन वेंट्रिकल। चलिए, तो अब नेक्स्ट जो है वो आपका क्या है, नेक्स्ट है फोर चेम्बर्ड हार्ट। क्या है, फोर चेम्बर्ड हार्ट। और फोर चेम्बर्ड हार्ट किस में पाया जाता है, जल्दी बताइए। एप्स में एंड मैमल्स में। किस में, एप्स एंड मैमल्स में। हाँ बिल्कुल सही सोचे हो आप। मैंने कब बोला भाई गलत हो आप तो हमेशा राइट ही होते हैं। मैडम ही गलत हो सकती है, मैम के बच्चे कैसे गलत होंगे। एप्स एंड मैमल्स, राइट। तो एप्स एंड मैमल्स जो है ये, इनमें क्या पाया जाता है, फोर चेम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। मतलब टू ऑरिकल और टू वेंट्रिकल होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, टू ऑरिकल और टू वेंट्रिकल, टू ऑरिकल एंड टू वेंट्रिकल। हाँ, तो जो लोग स्प्लिट्स बिला देखते हैं वो ये मत समझना ये वो वाला ऑरिकल है ना। ये हार्ट के चैम्बर है जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑरिकल। ठीक है, हार्ट के जो अपर चैम्बर होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ऑरिकल। हाँ, तो जो स्प्लिट्स बिला लवर्स हैं वो ये मत सोचना प्लीज़, हाँ थोड़ा सा समझ जाना। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आगे बढ़े क्या। अच्छा, इधर से नहीं दिख रहा होगा ना, कोई बात नहीं, यहाँ हो गया। चलिए आगे बढ़े। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है, नेम द क्लासेस ऑफ वर्टिब्रेट्स विद 2, 3 एंड 4 चेम्बर्ड हार्ट। ये वही वाला क्वेश्चन है आपका जिसमें 2 चेम्बर्ड हार्ट किसमें प्रेजेंट होता है, फिश में, जिसमें 1 एट्रिया मतलब ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल प्रेजेंट होते हैं। आर प्रेजेंट द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्सेस टुगेदर। मतलब यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जैसा कुछ नहीं होता। यहाँ पर तो आपको घुमाया जा रहा है, यहाँ पर होता है मिक्स्ड ब्लड। क्या होता है, मिक्स्ड ब्लड, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, 3 चेम्बर्ड हार्ट की। तो एम्फीबियंस, 2 ऑरिकल्स एंड 1 वेंट्रिकल। देखो घुमा दिया ना, यहाँ पर वहाँ एट्रिया बोल दिया, यहाँ ऑरिकल बोल दिया, तो आप तो मेरी जान खा जाते हैं, बोलते अरे मैम आप गलत गलत पढ़ा रही हो, यहाँ पर एट्रिया बोल रहे हैं, यहाँ पर ऑरिकल बोल रहे हैं, दोनों अलग अलग चीज़ है। समझ जाओ समझ जाओ, दोनों सेम चीज़ें हैं। एट्रिया भी वही है, वेंट्रिकल भी वही है, तो कुछ अलग नहीं है यहाँ पर। उसे एट्रिया भी कहते हैं, ऑरिकल भी कहते हैं। ओके, चलिए फिर हम बात करते हैं 4 चेम्बर्ड हार्ट की। तो 4 चेम्बर्ड जो हार्ट है वो मैमल्स में होता है विद 2 ऑरिकल एंड 2 वेंट्रिकल। चलिए, तो यहाँ पर सिर्फ एम्फीबियन लिखा है, रेप्टाइल्स में भी 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है। क्या आपको पता है, जब मैंने कॉर्डेटा पढ़ाया था तो वहाँ पर मैंने बोला था कि जो रेप्टाइल्स है उसमें 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है विद 2 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल, है ना। तो ऊपर ऑरिकल्स में तो ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड अलग अलग होता है, बट दोनों जब वेंट्रिकल में आते हैं तो वेंट्रिकल में मिक्स्ड ब्लड प्रेजेंट होता है। हम और अच्छे से पढ़ेंगे सर्कुलेशन, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर में, राइट। चलिए, तो इतना समझ में आया। फिर मैंने बोला था कि रेप्टाइल्स का एक एक्सेप्शन है, दैट इज क्रोकोडाइल। आपकी एनसीईआरटी बोलती है क्रोकोडाइल में 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है। चलिए, तो समझ में आया, आगे बढ़े। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है, हाउ डू पैरासाइट्स, कौन से पैरासाइट, एंडोपैरासाइट, सर्वाइव इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट। तो एंडोपैरासाइट की अगर हम बात करें तो किस फाइलम से बिलोंग करते हैं, कोई ऐसा फाइलम है जिसमें एंडोपैरासाइट आते हैं, जल्दी सोचो और फटाफट कमेंट करो किस किस फाइलम में एंडोपैरासाइट आते हैं। तो आया, याद आया, भूली भटकी मेमोरी वापस आई आपकी, जल्दी बताइए आया कि नहीं। क्या मैंने आपको बोला था प्लेटीहेल्मिन्थ्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, उस फाइलम में एंडोपैरासाइट प्रेजेंट होते हैं। एंडोपैरासाइट का मतलब होता है, एंडो का मतलब होता है अंदर, इनर साइड, इनसाइड। कितने शब्द बोलूं, और इतना तो पर्यायवाची शब्द नहीं होते हैं जितने मैं बोल रही हूँ। तो एंडो का मतलब इनर, इनसाइड, है ना, अंदर, और भी बोल लेते हैं। चलिए, तो एंडो और पैरासाइट का मतलब जो किसी बॉडी पर, जो ऑर्गेनिज्म किसी दूसरी बॉडी पर, जो एनिमल किसी दूसरी बॉडी पर डिपेंड होता है, किसके लिए,
फूड के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, उसे हम पैरासाइट कहते हैं, राइट। तो एंडो पैरासाइट का मतलब ये होता है कि एक ऐसा एनिमल, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरी बॉडी के अंदर जाके, किसी दूसरी स्पीसीज के अंदर जाकर रहता है, उसकी बॉडी के अंदर जाकर रहता है और वहाँ से, उस बॉडी से, जिसे हम होस्ट बॉडी कहते हैं, वहाँ से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है, राइट। चलिए, तो अब भाई बात आती है कि ये सर्वाइव कैसे करते हैं, किसी दूसरी की बॉडी में सर्वाइव कैसे कर रहे हैं। आप सपोज मेरे इंटेस्टाइन में एंडोपैरासाइट आ गया, है ना, बिल्कुल होते हैं, आपके में भी होंगे, है ना। जब हम MBBS करेंगे ना तो तब वहाँ पर पता चलेगा। जब आप डायग्नोस करते हैं तो पेट में मैगी जैसे नूडल्स निकलते हैं, वो नूडल्स क्या होते हैं, एस्केलमेंट्स होते हैं, है ना। तो बिल्कुल सब पढ़ोगे आप, डोंट वरी। तो क्या होता है, एंडोपैरासाइट जो होते हैं आपकी बॉडी के अंदर रहते हैं मतलब पेट में रहते हैं। अब इंटेस्टाइन में क्या होता है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है, राइट। अब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी तो ये लोग रेस्पायर कैसे करेंगे, वहाँ पर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी, मतलब ये मर जाएंगे। तो इनको कैसी रेस्पिरेशन करनी पड़ेगी, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, मतलब विदाउट ऑक्सीजन इनको रेस्पायर करना पड़ेगा, पहला पॉइंट। अब बात आती है कि मेरे पेट के अंदर ये रहेंगे, मेरे इंटेस्टाइन के अंदर अगर ये रहेंगे तो इनको मेरी बॉडी से, मेरे इंटेस्टाइन से जुड़कर रहना पड़ेगा, नहीं तो ये बाहर निकल जाएंगे। अब ये कैसे रहेंगे, इनके पास होते हैं हुक्स। क्या होते हैं, हुक्स। इनकी बॉडी पर प्रेजेंट होते हैं हुक्स। तो हुक्स क्या है, स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि पैरासिटिक बॉडी को होस्ट बॉडी से जोड़ कर रख के, अटैच रखने में काम करते हैं, राइट। अब इसके एंटीरियर पार्ट में, इस पैरासाइट के एंटीरियर बॉडी पार्ट में प्रेजेंट होते हैं सकर। क्या प्रेजेंट होते हैं, सकर, जो कि सकिंग का काम करते हैं। सकिंग का मतलब चूसने का काम करते हैं, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, राइट। चलिए, तो ये समझ में आया या नहीं, जल्दी बताइए। तो देख लेते हैं ज़रा। एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, अब एक्सचेंज हो रहा है, एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, तो ऐसा तो नहीं है ये इनके अंदर लंग्स हैं। किसके अंदर, मेरे अंदर तो लंग्स है, बट क्या आपके ये जो पैरासाइट है इनके अंदर लंग्स है क्या, नहीं ना। तो अब रेस्पायर कैसे करेंगे, इनकी बॉडी सरफेस से, इनकी जो थिन बॉडी वॉल होती है उससे ये रेस्पायर करते हैं, राइट। तो इन्होंने क्या बोला, एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू द बॉडी सरफेस, दे possess an additional organ of for attachment। तो ये एडिशनल ऑर्गन बोल रहे हैं जो कि अटैचमेंट में हेल्प कर रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, हुक्स। क्या कहते हैं, हुक्स, राइट। फिर बात करते हैं वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इनमें क्या प्रेजेंट होता है, वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, मतलब जिसके थ्रू ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, राइट। अ थिक बॉडी कवरिंग इज प्रेजेंट। इनके ऊपर थिक बॉडी कवरिंग होती है। ये थिक बॉडी कवरिंग का काम क्या होता है, ये थिक बॉडी कवरिंग जो है इसकी बॉडी को रेजिस्टेंट बनाती है। क्यों, क्योंकि मेरे इंटेस्टाइन है। अब मेरे इंटेस्टाइन में ऑब्वियस सी बात है, मेरे स्मॉल इंटेस्टाइन में एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे, है ना, वहाँ का एक pH होगा पर्टिकुलर, तो ये तो बेचारे मर जाएंगे, एंजाइम इनको डिस्ट्रॉय कर देगा, खा जाएगा। तो इनकी जो बॉडी है वो कैसी हो जाती है, थिक हो जाती है। इनकी जो बॉडी है, जो कवरिंग है वो थिक हो जाती है, जिसकी वजह से ये जो बॉडी है रेजिस्टेंट हो जाती है, किसके लिए, हमारे एंजाइम्स के लिए, राइट। फिर उसके बाद बात करते हैं, दे हैव नो लोकोमोटरी ऑर्गन। इनके पास कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता कि ये चल के पता चले मेरे यहाँ पर पहुँच जाए, ईसोफेगस में पहुँच जाए, या ऑर्गन ये क्या बोलते हैं, स्टमक में पहुँच जाए। तो मैम फिर तो ये फिर वहाँ तक पहुँचे कैसे, आपके मन में सवाल आ रहा होगा। इनके पास लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता तो ये आपके इंटेस्टाइन तक कैसे पहुँचे। भाई फीकोरल ट्रांसमिशन क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, फीकोरल। पता चल रहा है बाहर की जो आपका स्टॉल है ना, आपके कोचिंग के बाहर, आपके स्कूल के बाहर, आपके कॉलोनी के बाहर आप गए, अरे वहाँ पर तो एक नंबर मंचूरियन मिलती है, एक नंबर बिल्कुल चाउमीन मिलती है, हम तो जा रहे हैं खा कर आएंगे। बिल्कुल उसके साथ वो आपको ये भी दे रहे हैं, ये दे रहे हैं तो आप खाओगे। अब खा रहे हो तो आप वो जो आपका फूड है उसके साथ तो वो नीचे जा रहा है, वो खुद ऐसे थोड़ी ना है कि बाहर से चल के आया और आपके अंदर घुस गया, उसने तो किसी सब्सटेंस के थ्रू आपके अंदर गया ना, और वो सब्सटेंस क्या है, फूड है। क्या है, फूड वाटर है। समझ में आया, ओके मैम समझ में आ गया। टेप बॉम डू नॉट हैव अ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड ऑफ द होस्ट, है ना। जो टेप बॉम होता है उसमें क्या प्रेजेंट नहीं होता, डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता। टेप बॉम किसका एग्जाम्पल है,
किसकी स्पीसीज है? क्या याद आ रहा है? क्या याद आ रहा है? मैंने टेपवर्म कहाँ पढ़ाया था? अरे मैम प्लेटीहेल्मिन्थ्स में पढ़ाया था, क्या बात करते हो। तो प्लेटीहेल्मिन्थ्स में मैंने टेपवर्म पढ़ाया था। टेपवर्म में क्या नहीं होता? टेपवर्म में जिसे हम टीनिया बोलते हैं, जिसमें क्या नहीं होता? डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता। अब डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता तो भाई अगर मैं इसको खाना दूंगी ना तो ये खा नहीं पाएगा, पचाएगा कैसे? तो अब इसे क्या चाहिए है? डाइजेस्टेड फूड चाहिए। क्या चाहिए? डाइजेस्टेड फूड। तो वो कहाँ से लेगा? मेरी बॉडी से मेरा जो डाइजेस्टेड फूड है, जो न्यूट्रिशन है, उसको एब्जॉर्ब करेगा, राइट। चलिए, तो इतना समझ में आया या नहीं? अरे मैम आपने तो इन सब में पूरा हमें ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज वाला चैप्टर पढ़ा लिया जो कि हम 12th में पढ़ेंगे। हाँ हाँ, तो थोड़ा सा ये तो प्रोमो था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्लीट द फॉलोइंग। तो यहाँ पर आपको 4 इन्होंने बॉक्सेस बनाकर दिए हैं। पहला बॉक्स है फाइलम या क्लास, दूसरा बॉक्स है एक्सक्रीटरी ऑर्गन, मतलब ये पर्टिकुलर फाइलम के एक्सक्रीटरी ऑर्गन की हम बात करेंगे। उसकी सर्कुलेटरी ऑर्गन या सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे कि क्लोज होता है, ओपन होता है। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी? रेस्पिरेटरी ऑर्गन की, राइट। तो देखते हैं, ऑर्थ्रोपोडा जो है फाइलम है, राइट, जिसमें क्या आते हैं? इंसेक्टा आते हैं, आपके इंसेक्ट्स आते हैं। तो इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है? जल्दी बताइए, मैंने आपको बताया था इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है? मेलफिजियन। क्या होता है? मेलफिजियन ट्यूब्यूल। क्या सही सुने हो आप? क्या होता है? मेलफिजियन ट्यूब्यूल। सर्कुलेटरी ऑर्गन की बात करें या सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें हम, तो इनका सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है? क्लोज टाइप या ओपन टाइप? तो मैम इनका तो ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अगर हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात करें तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन इनमें क्या होते हैं? लंग्स होते हैं, बुक लंग, बुक गिल और ट्रैकियल, इनका जो सिस्टम होता है ये सब किस में हेल्प करते हैं? रेस्पिरेशन में। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन ये हो गए। चलिए अब बात करते हैं, पहला बॉक्स अपन को फाइंड करना है कि ये कौन सा फाइलम है। इन्होंने उसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन दे दिया, दैट इज नेफ्रीडिया। उसका सर्कुलेटरी ऑर्गन दे दिया कि वो क्लोज टाइप है, उसमें सर्कुलेटरी ऑर्गन। तो नेफ्रीडिया किस में पाया जाता है? जल्दी बताइए, नेफ्रीडिया किस में पाया जाता है? क्या आपकी एनसीईआरटी बोलती है एनीलिडा में क्या पाया जाता है? नेफ्रीडिया, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एनीलिडा मतलब अर्थवॉर्म, फार्मर्स फ्रेंड। तो यहाँ पर एनीलिडा में एक्सक्रीटरी ऑर्गन नेफ्रीडिया पाया जाता है। इसका सर्कुलेटरी ऑर्गन मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप का होता है। रेस्पिरेशन जो है ये स्किन के थ्रू करते हैं। किसके थ्रू करते हैं? स्किन के थ्रू करते हैं। क्यूटिकल रेस्पिरेशन होता है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है। इसमें क्या होता है? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। फिर हम बात करते हैं फाइलम की कि यहाँ पर एक्सक्रीटरी ऑर्गन दिया उसका मेटानेफ्रीडिया। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होता है, रेस्पिरेशन स्किन के थ्रू करते हैं। ओके, तो ये क्या हो गया? एक्सक्रीटरी ऑर्गन मेटानेफ्रीडिया। तो नेफ्रीडिया तो एनीलिडा में होता है, एनीलिडा से ऊपर तो प्रोटोनेफ्रीडिया प्रेजेंट होता है, मतलब वही प्रोटोनेफ्रीडिया फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो उधर तो नहीं जाएंगे, हम जाएंगे नीचे। एनीलिडा के बाद आता है ऑर्थ्रोपोडा, है ना। बट ऑर्थ्रोपोडा में तो क्या पाया जाता है? मेलफिजियन ट्यूब्यूल। ऑर्थ्रोपोडा के बाद आता है कौन सा फाइलम? मोलस्का। और मोलस्का में मुझे याद है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? मोलस्का। क्या आ जाएगा? मोलस्का, राइट। तो यहाँ आ गया मोलस्का। और उसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या हो जाएगा? स्किन। क्या हो जाएगा? स्किन। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट जो क्लास है वो है एम्फीबिया। और ये क्लास में क्या एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है? किडनी। क्या होता है? किडनी। सर्कुलेटरी ऑर्गन या सिस्टम की बात करें तो क्लोज टाइप होता है। अब बात आती है रेस्पिरेटरी ऑर्गन की, तो उसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है? लंग्स या स्किन, जिसके थ्रू ये क्या करते हैं? रेस्पायर करते हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए। फिल इन द ब्लैंक्स मैंने भर दिए हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम चेक कर लेते हैं। ओके, ले लिया स्क्रीनशॉट, तो देख लेते हैं एक बार। ऑर्थ्रोपोडा में मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं, ओपन टाइप होता है, लंग्स। ओके। एनीलिडा में नेफ्रीडिया, क्लोज्ड स्किन। ओके। मेटानेफ्रीडिया मोलस्का में होता है, ओपन स्किन। ओके। एम्फीबिया जो क्लास है उसमें किडनी पाई जाती है, क्लोज्ड होता है, एंड लंग्स एंड स्किन्स।
क्या सही है? लंग्स एंड स्किन के थ्रू क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है। तो ये टेबल तो अपन ने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया, मतलब अच्छे से भर लिया बिना कोई गलती किए। चलिए तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है डिफरेंशिएट बिटवीन ओपन एंड क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है जो हार्ट होता है वो डायरेक्ट ब्लड को पंप करता है, बॉडी फ्लूइड को डायरेक्ट पंप करता है। कोई ब्लड वेसल्स जैसी चीज़ें नहीं होती, कोई आर्टरीज, वेन या कैपिलरीज नहीं होती। यहाँ पर डायरेक्ट बाथिंग होती है किसकी? टिश्यू और सेल की, है ना। मतलब ये हो गया यहाँ पर कि मैं अगर आपको बताती हूँ, एक हो गया जो ग्लूकोज की बॉटल होती है ना, क्या होती है ग्लूकोज की बॉटल, तो मैंने उसमें आगे एक छेद कर दिया। क्या कर दिया? छेद कर दिया। अब छेद कर दिया तो क्या हुआ? मैंने उसको ऐसे दबाया, स्क्वीज किया, तो जो भी लोग वहाँ बैठे हैं, सपोज मैं ही बैठी हूँ वहाँ पर और आपने स्क्वीज किया, तो मेरी पूरी बॉडी के ऊपर वो जो उसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, जो वाटर भरा हुआ है, जो वहाँ पर सोल्यूशन भरा है, वो पूरी बॉडी के ऊपर आ जाएगा। डायरेक्ट हुई यहाँ पर। वहीं पर मैंने क्या किया? उसमें क्या लगाया? पाइप लगाया, और पाइप के थ्रू, उस निडल के थ्रू बॉडी के अंदर जा रहा है। ठीक है, तो उस पाइप को आप मान लो वेन। क्या मान लो? वेन। ठीक है, जो कि क्या कर रही है? उस ब्लड को पहुंचा रही है। तो डायरेक्ट मतलब ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि एक आपका जो हार्ट है, जो आपकी पंपिंग मशीन है जिसे हम हार्ट कहते हैं, वो ब्लड को पंप कर रहा है, और सारे जो टिश्यूज है और सेल्स जो है उन पे डायरेक्ट जो फ्लूइड है वो पहुंच रहा है, डायरेक्ट बाथिंग हो रही है। वहीं पर दूसरे टाइप का जो होता है उसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में आपका हार्ट है, पंपिंग ऑर्गन है, उससे निकली है वेसल्स जिसे हम आर्टरीज एंड वेन्स कहते हैं, जिनका ल्यूमन क्या होता है? वाइड होता है। उसके बाद इन आर्टरीज और वेन से निकली है नेटवर्क जिसे हम कैपिलरीज कहते हैं, जिनका ल्यूमन नैरो होता है, काफ़ी ज़्यादा नैरो होता है, और ये छोटी छोटी होती है। ठीक है, तो ये जाकर वहाँ पर क्या कर रही है? जो टिश्यू है उसके उससे क्या बना रही है? बिल्कुल कांटेक्ट बना रही है। ठीक है, तो अब क्या होगा? डिफ्यूजन के थ्रू यहाँ पर क्या होगा? एक्सचेंज होगा। डिफ्यूजन के थ्रू सेल या टिश्यू से जो भी, मतलब जैसे CO2 की अगर हम बात करें तो CO2 जो है सेल से या टिश्यू से किस में आ जाएगा? उस कैपिलरी में आ जाएगा, क्योंकि कैपिलरी की जो वॉल है वो एंडोथीशियम वॉल्स, एंडोथीशियम टिश्यू से बनी होती है, एपिडर्मल टिश्यू से बनी होती है। तो वहाँ पर क्या होता है? उसमें स्लिट्स, पोर्स पाए जाते हैं, बहुत माइन्यूट पोर्स पाए जाते हैं, जिसके थ्रू डिफ्यूजन हो जाता है। राइट, चलिए तो यहाँ पर ओपन और क्लोज में समझ में आया क्या डिफरेंस है। तो देखते हैं, ब्लड ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड फ्लोज थ्रू ओपन स्पेस कॉल्ड लैक्यूने। ठीक है, तो जो ब्लड है वो फ्लो करता है कहाँ से? ओपन स्पेस में, जिसे हम लैक्यूने कहते हैं। ब्लड फ्लो थ्रू क्लोज्ड वेसल, यहाँ पर जो ब्लड फ्लो कर रहा है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में, वो वेसल्स के थ्रू कर रहा है। किसके थ्रू? वेसल्स के थ्रू। फिर नेक्स्ट पॉइंट है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का, सर्कुलेशन टेक्स अ लॉन्गर टाइम। सर्कुलेशन जो है यहाँ पर ज़्यादा टाइम लेता है। ठीक है, वहीं पर सर्कुलेशन टेक अ शॉर्टर टाइम, यहाँ पर कम टाइम लेता है, क्योंकि फ्लो होता रहता है, कंटिन्यूस फ्लो होता है। यहाँ पर ओपन टाइप में क्या प्रेजेंट होता है? जो फ्लूइड होता है उसे हम हीमोसील कहते हैं। ठीक है, तो फ्लूइड जो है क्या है? हीमोसील इज प्रेजेंट। यहाँ पर हीमोसील एब्सेंट होता है। द ब्लड फ्लोज विथ स्लो वेलोसिटी। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है? ब्लड की जो वेलोसिटी होती है वो स्लो होती है। मैम क्यों? यहाँ पर ब्लड की वेलोसिटी स्लो क्यों हो रही है? अगर ब्लड एकदम से फास्ट अगर हम उसमें बाथिंग करेंगे तो इतने जल्दी एक्सचेंज ही नहीं हो पाएगा, है ना। तो अगर एक्सचेंज नहीं हो पाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पर तो कांटेक्ट है डायरेक्ट, तो क्या होते जाएगा? क्या ऐसे सर्कुलेट होते जा रहा है तो डिफ्यूजन होते जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ब्लड फ्लो की वेलोसिटी होती है वो ज़्यादा होती है या हायर होती है। राइट, तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़े। तो चलिए देखते हैं और क्या पॉइंट्स है। इंटरनल ऑर्गन आर इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ ब्लड। ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर कि जो इंटरनल ऑर्गन है, टिश्यू है, सेल है, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होंगे ब्लड के। क्यों? क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार की वेसल्स तो है ही नहीं। अगर वेसल्स नहीं होगी तो डायरेक्ट कांटेक्ट में ही होंगे ना। अगर मैं आपके ऊपर अगर जो बॉटल है उससे स्क्वीज करूंगी तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट में होंगे उस सोल्यूशन के। तो यहाँ पर जो इंटरनल ऑर्गन है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेंगे। बट क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में अगर हम बात करें, इंटरनल ऑर्गन आर
नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद ब्लड। क्यों मैम, ऐसा क्यों बोल रहे हो आप, नॉट डायरेक्ट कॉन्टेक्ट इन ब्लड? क्योंकि कैपिलरीज होती है, यहाँ पर क्या होती है, कैपिलरीज होती है, और उन कैपिलरीज के थ्रू कनेक्शन बनता है उस ऑर्गन के टिश्यूज के साथ। तो यहाँ पर कैपिलरीज बीच में है, कैपिलरी के अंदर ब्लड है, तो यहाँ पर ब्लड का डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है इंटरनल ऑर्गन के साथ, राइट। फिर बात करते हैं ब्लड फ्लो कैन नॉट बी रेगुलेटेड, क्योंकि यहाँ पर आर्टरीज नहीं है, वेन्स नहीं है, उनका ल्यूमन नहीं है, तो क्या आप ब्लड फ्लो को रेगुलेट कर पाओगे? नहीं, वो एकदम से आएगा, बस खत्म। क्या आप रेगुलेट कर पाते हो? क्या उसको धीरे जाना है, फास्ट जाना है, स्पीड को बढ़ाना है, वेलोसिटी को घटाना है, क्या कर पाओगे? यहाँ पर इसकी वजह से हम रेगुलेट तो नहीं कर पा रहे ब्लड के फ्लो को, बट यहाँ पर क्योंकि हमारे पास वेन्स है, आर्टरीज है, कैपिलरीज है, तो हम ब्लड फ्लो को रेगुलेट कर सकते हैं, राइट। फिर बात करते हैं सप्लाई एंड रिमूवल ऑफ मटेरियल आर स्लो। यहाँ पर रिमूवल एंड जो मटेरियल का रिमूवल एंड सप्लाई जो है वो काफ़ी स्लो होता है, मतलब स्लो ही होता है। और यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर सप्लाई और रिमूवल मटेरियल का क्या होता है, रैपिड। रैपिड का मतलब फास्ट होता है। क्या होता है यहाँ पर, रैपिड का मतलब फास्ट होता है। यहाँ पर क्या होता है, फास्ट होता है। उसके बाद बात करते हैं मटेरियल आर एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड लैक्यूने। तो यहाँ पर जो मटेरियल है वो किसके बीच में चेंज हो रहा है, ब्लड एंड लैक्यूने। लैक्यूने क्या है, वो स्पेस है जहाँ पर ब्लड क्या हो रहा है, पंप हो रहा है, राइट। मटेरियल आर एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू थ्रू साइनस। तो यहाँ पर जो चेंज हो रहा है, मटेरियल का जो एक्सचेंज है वो किसके बीच में हो रहा है, ब्लड एंड टिश्यू थ्रू साइनस, ठीक है। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़े क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। मेंशन द यूनिक फीचर्स ऑफ नेमेटोड्स। तो नेमेटोड्स का मतलब क्या होता है यहाँ पर, राउंड वॉर्म। नेमेटोड का मतलब क्या है, राउंड वॉर्म, या मैं बोलूँ एस्क हेलमिंथ। क्या बोलूँ, एस्क हेलमिंथ। तो एस्क हेलमिंथ या ब्रैकेट में लिखूं मैं राउंड वॉर्म, ठीक है। ये क्या होते हैं, नेमेटोड्स होते हैं। तो इनके यूनिक फीचर्स देख लेते हैं हम, क्या क्या यूनिक फीचर्स है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम यूनिक फीचर्स की तरफ चलते हैं। चलिए तो देखते हैं। सिंसीजियल मतलब नो मेसोडर्मल लाइनिंग, यहाँ पर कोई मेसोडर्मल लाइनिंग नहीं होती। फिर आगे बात करते हैं बॉडी वॉल मस्कुलेचर इज मेड अप ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ मसल्स। तो यहाँ पर स्पेशल टाइप ऑफ मसल प्रेजेंट होती है जिसे हम सर्कुलर मसल कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्कुलर मसल, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इज क्वाइट क्लियर। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, डायमॉर्फिज्म का मतलब होता है, डाय का मतलब टू, मॉर्फिज्म का मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस। तो यहाँ पर मेल और फीमेल बॉडी को इजीली हम क्या कर पाते हैं, आइडेंटिफाई कर पाते हैं, क्योंकि इनमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्लियरली शो होता है। किसमें, एस्क हेलमिंथ में। तो मैंने आपको बताया था एस्केरिस, वहाँ पर फीमेल जो है वो काफ़ी लॉन्ग होती है एज़ कम्पेयर टू मेल, और वो कैसी होती है, थोड़ी सी नीचे की साइड से घूमी हुई होती है। इसलिए मैं बोलती हूँ लड़कियाँ टेढ़ी दिखती हैं पर टेढ़ी होती नहीं है, वहीं पर लड़के सीधे दिखते हैं पर नीचे जाके घूम गए थे, टेढ़े हो गए थे, है ना। तो यहाँ पर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इजीली देखने को मिल रहा है, राइट। फिर बात करते हैं देयर बॉडी इज ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड बायलैटरली सिमेट्रिकल, ठीक है। तो जो आपके एस्क हेलमिंथ है उनकी बॉडी जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, मतलब 3 जर्म लेयर होती है आपकी, आउटर, इनर एंड मिडिल जर्म लेयर। आउटर को हम क्या कहते हैं, एक्टोडर्म, मिडिल को मेसोडर्म एंड इनर को एंडोडर्म कहते हैं। सिमेट्री की हम बात करें तो बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है, मतलब इसके हम सेंट्रल एक्सिस से अगर इसको कट करेंगे तो 2 इक्वल हाफ्स मिलेंगे, लेफ्ट एंड राइट इक्वल हाफ्स, राइट। उसके बाद बात करते हैं दे आर जनरली सिलेंड्रिकल इन शेप। इनका जो शेप होता है वो जनरली कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है। इसी वजह से तो इनका कॉमन नेम क्या है, राउंड वॉर्म। क्या है, राउंड वॉर्म, राइट। उसके बाद बात करते हैं देयर बॉडी हैज अ फॉल्स कैविटी। इनकी बॉडी में क्या पाया जाता है, फॉल्स कैविटी, मतलब लगता है आपको कि बॉडी कैविटी या सीलोम प्रेजेंट है, बट ट्रू सीलोम
नहीं होता, जिसे हम स्यूडोसीलोमेट कहते हैं। ऐसे एनिमल जिसमें स्यूडोसीलोम कंडीशन पाई जाती है उसे हम स्यूडोसीलोमेट कहते हैं, राइट। उसके बाद देखते हैं द एलिमेंट्री कैनाल इज डिस्टिंक्ट हैविंग द माउथ एंड द एनस। तो जो हम बात करते हैं किसकी, नेमेटोड की, या हम बात करते हैं एस्केलमेंट की, या हम बात करते हैं राउंड वॉर्म की, तो इसमें कौन सा बॉडी प्लेन होता है, ट्यूब विथ इन ट्यूब, और इसकी जो एलिमेंट्री कैनाल है वो कंप्लीट होती है, राइट। जैसे कि हमने बात करा था प्लेटीहेल्मिन्थ की, तो प्लेटीहेल्मिन्थ में कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, वहाँ पर इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जल्दी बताइए, जिसकी सिंगल ओपनिंग होती है। वहीं पर एस्केलमेंथ में 2 ओपनिंग होती है एलिमेंट्री कैनाल की। एंटीरियर ओपनिंग को हम कहते हैं, एंटीरियर ओपनिंग को हम कहते हैं माउथ, जिसे हम क्या कहते हैं, माउथ। पोस्टीरियर ओपनिंग को हम कहते हैं एनस। क्या कहते हैं, एनस। राइट, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या स्क्रीनशॉट ले लिया आपने इसका? चलिए आगे बढ़े, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, पॉइंट आउट डिफरेंस बिटवीन डॉगफिश एंड कैटफिश। कैटफिश और डॉगफिश में क्या डिफरेंस होता है? मैम ऐसी भी कोई फिश होती है? कैटफिश तो देखी होगी एक्वेरियम में आपने, डॉगफिश भी होती है। देखते हैं आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है डॉगफिश भी। इट बिलोंग्स टू फाइलम कॉर्डेटा। तो डॉगफिश जो है वो किस फाइलम से बिलोंग करती है, फाइलम कॉर्डेटा। अगर हम क्लास की बात करें तो किस क्लास से बिलोंग करती है, पाइसेस, क्योंकि फिश है तो फिश किस क्लास से बिलोंग करेगी, पाइसेस से, क्लास पाइसेस। और अगर हम सब क्लास की बात करें तो कॉन्ड्रिक्थीज, किसके थ्रू, कॉन्ड्रिक्थीज। कॉन्ड्रिक्थीज का मतलब कार्टिलेजिनस फिश, है ना। तो डॉग फिश जो होती है वो क्या होती है, कार्टिलेजिनस फिश होती है। वहीं पर हम बात करें किसकी, कैट फिश की, तो कैट फिश जो है वो बिलोंग करती है फाइलम कॉर्डेटा से, और ये भी किस क्लास से बिलोंग करती है, पाइसेस से। किससे, पाइसेस से। अगर हम इसकी सब क्लास की बात करें तो ये है ऑस्टियोसाइट। ऑस्टियोसाइट का मतलब क्या होता है, बोनी फिश। तो जो कैट फिश है वो बोनी फिश है, डॉग फिश जो है वो कार्टिलेजिनस फिश है। तो कैट फिश जो है, सी से कैट, सी से कार्टिलेजिनस बिल्कुल मत कर देना। कैट फिश जो है वो क्या है, बोनी फिश, और डॉग फिश जो है वो क्या है, कार्टिलेजिनस फिश। क्या है, कार्टिलेजिनस फिश। राइट, उसके बाद हम बात करते हैं इट इज अ कार्टिलेजिनस फिश। पहले ही बोल दिया इट इज अ बोनी फिश, है ना। तो जो डॉग फिश है वो कार्टिलेजिनस फिश है, कैट फिश जो है वो बोनी फिश है, राइट। आगे बढ़ें, तो यहीं पर हम वीडियो समाप्त करते हैं। हमारे सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो चुके हैं, चाहे वो वेरी शॉर्ट हो, शॉर्ट आंसर टाइप हो, या लॉन्ग आंसर टाइप हो। तो हमने 20 क्वेश्चंस कवर किए हैं और सारे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन हमने बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड कॉमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे सारे के सारे अपडेट्स आपको टाइम पर मिल सके। सारी वीडियोस आप टाइम पर देखेंगे तो डेली बेसिस पर अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपका जो बैकलॉग होगा वो बिल्कुल ज़ीरो होगा। साथ में आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे पेज पर एंड ऑफिशियल वेबसाइट पर, दैट इज़ www.magnetbrains.com। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप। आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक की फैसिलिटी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं हमारे
टॉप कोर्सेज की तरफ। हमारे टॉप कोर्सेज आपको हिंदी मीडियम चैनल एज वेल एज इंग्लिश मीडियम चैनल दोनों पे मिलेंगे। मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल है, हिंदी मीडियम चैनल एंड इंग्लिश मीडियम चैनल। हिंदी मीडियम चैनल पे ये सारे कोर्सेज आपको हिंदी में मिलेंगे, वहीं पर इंग्लिश मीडियम चैनल पे ये सारे कोर्सेज आपको इंग्लिश में अवेलेबल होंगे। अब बात आती है कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, तो यहाँ पर अवेलेबल है CBSE बोर्ड, साथ में दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। इसके साथ ही वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश। ये सारे के सारे हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ आपको 100% फ्री में मिलते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। तो जुड़े रहिए मुझसे एंड मैग्नेट ब्रेन्स से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।